वेलकम बैक टू माय चैनल माई सेल्फ प्राची एंड होने वाली सी मैं प्राची। गाइस आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। और गाइस अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और गाइस आपको लगता है कि आप नए हो मेरे चैनल पे, तो गाइस आप ये वीडियो मत देखो बिकॉज ये थर्ड लेक्चर है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का। गाइस मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप इसके पहले के लेक्चर्स पहले देख ले, सो दैट गाइस आपके दिमाग में फ्लो बन जाएगा। ठीक है गाइस, और अगर गाइस आप मेरे ओल्ड स्टूडेंट हो एज यूजुअल हो, तो गाइस आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है आपका। ठीक है, तो गाइस चलो आज की वीडियो हम लोग को देखना है जो कि कैश 3 से डील करती है प्रोडक्शन एंड ऑपरेशनल ओवरहेड पे। ठीक है गाइस, तो मैं आपको बताऊंगी कि प्रोडक्शन एंड ऑपरेशनल ओवरहेड्स क्या होते हैं। तो गाइस प्रोडक्शन जो होता है ना, वो अपना मेन पर्पस मतलब जैसे कि अपना जो इंडस्ट्री लगता है, अपना यूनिट लगता है, प्रोडक्शन यूनिट लगता है। ठीक है, तो मेनली अपन क्या करते हैं उसमें, अपनी फैक्ट्री में प्रोड्यूस करते हैं ना, तो उस प्रोसेस को ही अपन प्रोडक्शन कहते हैं। और उससे इनकर्ड होने वाले सारे जो खर्चे होते हैं, जो ओवर द हेड होते हैं, मतलब जिनको अपन डायरेक्टली ऐसे एलोकेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, बाकी सारी चीजें जो लगती है, अदर एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट नेचर के, वो सब मतलब ओवरहेड इन द सेंस ओवर द हेड कॉस्ट जो होती है अपनी, उसको अपन कहते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड एंड उसी को बोलते हैं अपन ऑपरेशनल ओवरहेड। ठीक है गाइस, तो आज इस टॉपिक पे अपन डिस्कशन शुरू करेंगे, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी कि एब नॉर्मल कॉस्ट क्या होती है। गाइस क्या आपको ये टर्म सुना सुना सा लग रहा है? मेरे साथ बोलो, एब नॉर्मल कॉस्ट क्या होती है मैम? एटिपिकल, अनयूजुअल एंड इरेगुलर कॉस्ट। ठीक है गाइस, आपको ये तीन वर्ड याद है, अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अपनी क्लास में। तो गाइस मैं ये डेफिनेशन आपको एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ। अगर आपने ये वीडियो अभी चालू की है और आपको एब नॉर्मल कॉस्ट याद नहीं आ रहा है, तो गाइस प्लीज प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं आप। डेफिनेशंस वाले में मैंने बहुत डिटेल में डिस्कशन किए हैं। अब आते हैं अपन प्रोडक्शन और ऑपरेशनल ओवरहेड। गाइस ये दोनों टर्म सेम लगते हैं अपन को। ठीक है, एज अ सिनोनिम भी अपन यूज भी करते हैं इसको। ठीक है, तो प्रोडक्शन और ऑपरेशनल ओवरहेड जो होते हैं ना गाइस, ये लोग को ना अपन को एक एब्जॉर्प्शन रेट निकालना पड़ता है। उसको ना एब्जॉर्प्शन रेट से अपन इनटू करते हैं, मतलब उसको वैसे बांट देते हैं जैसे अपना एब्जॉर्प्शन रेट निकलता है। ठीक है, जिस रेट में निकलेगा ना उस रेट पे अपन बांट देंगे उसको। ठीक है, मतलब समझ लो कि ये आपका ऑपरेशनल और प्रोडक्शन ओवरहेड है। ठीक है, तो आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे? मतलब आपके तीन प्रोडक्ट है, ए, बी और सी। तो आपको ए, बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? तो गाइस इसके आप एक एब्जॉर्प्शन रेट निकालोगे, और जो आपको एब्जॉर्प्शन रेट आएगा उसमें आपको उस रेशियो में आप तीनों में इस पैसे को डिवाइड कर दोगे। आई होप गाइस आपको समझ में आएगा एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन हेड का मतलब। ठीक है, देन ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट गाइस अपन डिस्कस कर ही चुके हैं। ठीक है, देन अपन एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कॉस्ट सेंटर्स, कॉस्ट ऑब्जेक्टिव, ये सारी कॉमन टर्म्स है गाइस जो अपन करते ही आ रहे डिस्कशन, तो अपन लोग उसको फिर से डिस्कस नहीं करेंगे। आगे बढ़ते गाइस। फिक्स कॉस्ट मैंने बता चुका है। इम्प्यूटेड कॉस्ट गाइस आप लोग के लिए नया है। इम्प्यूटेड कॉस्ट का मतलब होता है गाइस वो कॉस्ट जो असली में हुआ नहीं है। जैसे कि मैम एग्जाम्पल, तो जैसे कि रेंट, समझ लो गाइस आपको एक शॉप खोलना है सिटी पे, और आपकी खुद की शॉप है वो। ठीक है, आज तक आप उसको रेंट पे दे रहे थे, बट आप अब बड़े हो गए हो, सीएम में क्वालिफाइड हो गए, तो आप अपने पापा को बोले पापा वो चौक वाली जो दुकान है ना, अब मैं संभालूंगा करके। तो फिर आपके पापा बोले ठीक है बेटा। तो गाइस अब उस पे रेंट आ रही थी, आपकी रेंट इनकम हो रही थी आपके पापा की। अब गाइस वो पापा आपके आपको दे दिए दुकान। ठीक है, अब आप उसमें अपनी फर्म खोल रहे हो, तो गाइस उसमें जो रेंट आ रहा था अब वो रेंट नहीं आएगा। तो वो क्या हुई आपकी इम्प्यूटेड कॉस्ट। मतलब आज तक वो आपका रिवेन्यू था, बट गाइस अब आप उसको यूज कर रहे हो ना, तो वो आपका कॉस्ट का पार्ट लेगा। ठीक है, और गाइस इसको आप कंसीडर नहीं करते कॉस्ट में, बिकॉज गाइस ये असली में हो नहीं रही ना। समझ रहे हो? मतलब आप खुद को रेंट दे सकते हो क्या? मतलब ऐसे एक ड्रॉज से पैसे निकाल के दूसरे ड्रॉज पे डाल दोगे, ये कोई सेंस होता है इस बात का? सेंस है इस बात का कोई? नहीं ना। तो गाइस इम्प्यूटेड कॉस्ट को हम कभी भी कंसीडर नहीं करते हैं। बट गाइस इम्प्यूटेड कॉस्ट का मतलब क्वेश्चन में मतलब यहाँ पे दिया था, दैट्स व्हाई आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। ठीक है, हमेशा याद रखना कि जब भी अपन कैश पढ़ेंगे ना, तो उसमें बताएगा कि इम्प्यूटेड कॉस्ट को अपन नहीं ले रहे, और इसको डिस्क्लोजर देना पड़ता है कि इतना इम्प्यूटेड कॉस्ट था हमारा, और उसको आप डिस्क्लोज करोगे अपने स्टेटमेंट्स में। होप गाइस सबको क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे अपने इनडायरेक्ट एम्प्लॉइज हैं जो डायरेक्टली प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं रहते, वो सारे लोगों को अपन इनडायरेक्ट एम्प्लॉइज कहते हैं। ठीक है मैम, एग्जाम्पल, बिल्कुल एग्जाम्पल मिलेगा। समझ लो गाइस आपका दुकान है बिस्किट्स बनाने का, आई मीन आपकी फैक्ट्री है जिसमें आप बिस्किट्स बनाते हो।
तो गाइस अगर आप बिस्किट्स बना रहे हो तो बिस्किट्स बनाने के अलावा जैसे कि सफाई का काम हो गया, मशीन सेटिंग का काम हो गया, रिपेयर मेंटेनेंस हो गया, ठीक है, ऑयलिंग का काम हो गया, ग्रीसिंग का काम हो गया, ये सारे काम भी तो करने पड़ते हैं। ऐसा थोड़ी ना कि बिस्किट्स बनाते रहेंगे बैठ के और फर्श पे कुछ गिर गया तो हम तो नहीं उठाएंगे, हमारा काम नहीं है, हमारा काम तो बिस्किट सेटिंग करने का है, हमारा तो मशीन ऑन का करने का काम है। तो गाइस वो सब भी कोई ना कोई तो करेगा, तो वो सारे लोग इनडायरेक्ट होते हैं जो कि रिलेटेड नहीं है। तो गाइस नेक्स्ट है अपना इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है, जो गाइस डायरेक्टली आपका प्रोडक्शन प्रोसेस से रिलेटेड नहीं होता, उसको अपन इनडायरेक्ट कहते हैं। जैसे कि रिसेप्शनिस्ट आपका कॉल अटेंड कर रही है, वो क्या आपका प्रोडक्शन करी बिस्किट्स का? नहीं ना, वो आपके कॉल्स अटेंड करी तो वो इनडायरेक्ट नेचर का काम कर रही है, ठीक है। वैसे एडमिन के लोग हो गए कुछ, और कुछ अपने मार्केटिंग ओवरहेड्स हो गए, वो सारे काम जो होते हैं गाइस वो सारे इनडायरेक्ट नेचर के होते हैं, ठीक है। देन इनडायरेक्ट मटेरियल भी वैसे ही होता है जो डायरेक्टली रिलेटेड है, जैसे पेन खरीद के लाए आप, इंक खरीद के लाए, पेपर खरीद के लाए, स्टेशनरी पर्पज से, ठीक है। तो गाइस अगर आपका बिजनेस बिस्किट्स बनाने का है तो उसमें पेपर का क्या काम, पेन का क्या काम? तो गाइस लाओगे तो ना, लिखोगे नहीं क्या? अकाउंट्स नहीं बनाओगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं कराओगे, ऑडिट नहीं कराओगे, तो उसमें तो लगेगा ना। तो वो सारे इनडायरेक्ट मटेरियल होते हैं। गाइस नॉर्मल कैपेसिटी हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया, मैं फिर से नहीं बताऊंगी, ठीक है। प्रोडक्शन ओवरहेड मैंने अभी बता दिया आपको। गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया अब हमारे इस कैस का, मतलब हर कैस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट एंड डिस्क्लोजर एंड अदर चीजें ही होती हैं। डेफिनेशन तो सिर्फ लर्निंग पर्पज से होता है, सो दैट आपको कैस अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो देख लेते हैं अपन प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट क्या है। तो गाइस आप कैसे मेजर करोगे कि कौन सा जो आपका ओवरहेड है, मतलब अपने ओवरहेड को आप कैसे कैसे मेजर करोगे, ये आपको बताएगा। समझ में आया आपको? प्रोडक्शन एंड ऑपरेशनल ओवरहेड जो है उसको किस तरीके से मेजर करोगे। जैसे कि आप आलू खरीदने जाते हो, प्याज खरीदने जाते हो, तो उसको आप ऐसे, होता है ना वेइंग मशीन, उसके ऊपर रखते हो एंड देन वेट करते हो कि इतना केजी है उतना केजी, तो आप उसको मेजर कर रहे हो, हाउ मच केजीज, ठीक है। तो वैसे आपको मेजर करना है कि कितना प्रोडक्शन एंड ऑपरेशनल ओवरहेड है आपका, ठीक है गाइस। तो मैं आपको वही समझाने वाली हूँ, आपको ओवरव्यू आपके दिमाग में ड्रॉ होना चाहिए, तभी आप अच्छे से याद रख पाओगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ठीक है गाइस, मैं आपको बता रही थी कि प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट क्या होगा। तो देखो, सबसे पहले अपनी जो भी क्रेडिट्स और रिकवरी रहेगी ना, आपको उसको ओवरहेड से माइनस करना है। आप बोलोगे मैम क्यों? तो गाइस देखो, जब आपका समझ लो उधार आप किसी को 10 रुपीज दियो और आपको 2 रुपीज मिल जाएगा, तो ऑब्वियस ही बात है ना, माइनस करोगे। इसमें कोई बड़ी बात और रॉकेट साइंस तो है नहीं। तो इट्स जस्ट कॉमन सेंस कि अगर आपका कोई ओवरहेड से पैसे रिसीव हो गए जो उधार में था, तो आप उसको माइनस कर दोगे। इट्स सो सिंपल, ठीक है। उसके बाद गाइस कोई भी पेनल्टी या फीस है, तो इस फीस और पेनल्टी जो होती है ना, हमेशा इंसान की गलती से होती है, ह्यूमन बीइंग एरर की वजह से या फीस और पेनल्टी इनकर्ड होती है। तो गाइस उसको अपन कंसीडर नहीं करते अपने कॉस्ट में। क्यों नहीं करते गाइस? क्योंकि वो कॉस्ट नहीं है, वो कोई खर्च नहीं है, ठीक है। कोई भी एबनॉर्मल नेचर का काम हुआ है, कोई भी एबनॉर्मल चीज़ हुई है, तो गाइस वो भी कंसीडर नहीं करते अपन, याद रखना। नॉर्मल चीज़ों को ही लेते हैं अपन, एबनॉर्मल चीज़ को नहीं लेते। अगर एबनॉर्मल कोई चीज़ हुई है तो वो आपकी गलती है, आपके वजह से हुई है, आप अपने प्रॉफिट में से उसको माइनस करो। इसको कहाँ ले जाओगे? कॉस्टिंग पीएल में। कॉस्टिंग पीएल अकाउंट बनता है, उस पे लेके जाना और वहाँ से अपने प्रॉफिट में से कम करना। कॉस्ट में नहीं आएगा, तुम्हारी गलती है, ठीक। फिर ओवरहेड अगर कुछ है और उसमें कुछ टैक्सेस लग चुके हैं, जो कि वो वाले टैक्सेस है जिसकी क्रेडिट्स नहीं मिलती। बोलोगे मैम क्या बोल रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है। तो गाइस जैसे समझ लो जीएसटी लगा अगर आपका, ठीक है, तो इस जीएसटी की क्रेडिट मिल जाती है। तो अगर आपको रेगुलर स्कीम वाले हो और आपको क्रेडिट मिल जाती है वापस, तो गाइस उसको ऐड मत करना, क्योंकि उसकी क्रेडिट तो आप ले लोगे। बट गाइस समझ लो आप कंपोजिशन वाले हो और आपको क्रेडिट नहीं मिलती है, तो आप ओवरहेड में टैक्स को ऐड कर देना। समझ में आई बात? जिसकी क्रेडिट नहीं मिलती है, वो वाले टैक्स को अपन ऐड करते हैं, ठीक है? उसके अदर ओवरहेड जो भी आपको लग रहा है एलोकेटेड है, वो सबको लेना है आपको। इम्प्यूटेड कॉस्ट को नहीं लेते गाइस, मैंने आपको पहले भी समझाया था, अभी भी समझा रही हूँ। इम्प्यूटेड कॉस्ट एक वहम है अपना, नोशनल कॉस्ट होती है, उसको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अगर आपका कोई भी ऐसा ओवरहेड इनकर्ड हो रहा है जो नॉर्मल रीज़न से है, तो आप लोगे गाइस, बट एबनॉर्मल से रहेगा तो बिल्कुल नहीं लोगे उसको। पहले भी मैंने आपको समझाया है, ठीक है? उसके बाद कोई भी सब्सिडरी मिलती है अपन को, याद रखना गाइस, गवर्नमेंट से मिलने वाली सब्सिडरीज मिलती जो अपने को, उसको अपन को माइनस करना होता है ओवरहेड से। कोई भी सब्सिडी अगर आपको मिल रही है तो आपको ओवरहेड से उसको माइनस कर देना है, ठीक है गाइस, क्लियर हुआ?
आगे बढ़ते हैं, असाइन कैसे करेंगे? अब आपको पता तो चल गया इतना ओवरहेड है, अब इसको कैसे असाइन करोगे? मतलब अब देखो गाइस, सबसे पहले तो अपन को समझ में ही नहीं आता ओवरहेड कितना है। अब अपन कैलकुलेट कर लिए कि इतना अमाउंट ऑफ ओवरहेड है, तो अब इसको बाँटोगे कैसे? आपको सारे प्रोडक्ट में बाँटना है ना, तो उसको कैसे बाँटोगे वो मैं बताऊँगी अब इसमें, ठीक है? तो हाउ यू विल बाँटेंगे, ठीक है? तो देखो, सबसे पहले इकोनॉमिकल फिजिबल वे, गाइस मैंने आपको कई बार बताया इसका मतलब ये होता है कि ऐसे ऐसे मोड्स आपको बाँटना है जिससे आपको खर्च ना लगे। समझ लो कि आप ऐसा कुछ बाँटने का तरीका निकाल देते हो जिसके बाँटने में ही, समझ लो, ऐसे मस्त एग्जांपल लेती हूँ, समझ लो कि 2 फ्रेंड्स के बीच में झगड़ा हुआ, ठीक है? तो गाइस वो लोग आपस में सलटा सकते हैं, आपस में डिस्कशन करके, कन्वर्सेशन करके उन लोग वो बात को खत्म कर सकते हैं। बट नहीं, ईगो बीच में आ गया ना, कैसे करेंगे? नहीं कर पा रहे। तो उन लोग एक एक फ्रेंड को हायर किए, वो बोला मैं 100 रुपीज़ लूँगा पर डे के हिसाब से, नहीं पर आवर के हिसाब से, और तुम्हारा झगड़ा खत्म कराऊँगा। तो गाइस, क्या ये इकोनॉमिकल फिजिबल वे है? बिल्कुल भी नहीं है। फालतू में उसको 1 घंटे का 100 रुपीज़ दोगे, इससे अच्छा खुद डिस्कस करके मामले को ठीक कर लो। तो दिस इज़ नॉट इकोनॉमिकल फिजिबल वे। वैसे ही आपको जो भी आपका ओवरहेड होगा, इनकर्ड होगा, उसको आपको ऐसे वे से डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो इकोनॉमिकल फिजिबल हो, मतलब बेस्ट हो आपके लिए और उसमें आपको खर्च ना लगे फालतू का, ठीक है? देन गाइस, उसके कॉज और इफेक्ट के हिसाब से भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, लाइक जिसकी वजह से वो खर्च हुआ है। फॉर एग्जांपल गाइस, समझ लो कि मैं एक टीचर हूँ और समझ लो कि मेरे पास रिकॉर्डिंग रूम नहीं है, तो मैं रेंट पे अपना रिकॉर्डिंग रूम में गई और रेंट में वहां पर जाके मैं अपनी वीडियोस शूट करती हूँ। तो गाइस, मेरे को लगा कि मेरे को एक डिजिटल बोर्ड की ज़रूरत है। तो मैंने वहाँ पे रिकॉर्डर रूम से, जो स्टूडियो वाले भैया थे ना, उनको मैंने बोला, भैया एक डिजिटल बोर्ड लगवा दो मेरे लिए, मेरे को कंफर्टेबल नहीं है इसमें एक्सप्लेन करना। तो उन्होंने बोला, चलो मैडम ठीक है मैं लगवा दूँगा, बट उसका एक्सपेंसेस आपको बियर करना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि हाँ, कोई बात नहीं, मैं बियर कर लूँगी, बट आप लगवा दो करके, ठीक है। तो अब उससे जितने भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो मैं हूँ। उस बोर्ड लगाने का जो भी कॉस्ट था वो मैं हूँ, ठीक है। तो मेरे को भुगतना पड़ेगा, मतलब वो जितना भी ओवरहेड उससे आएगा वो सब मैं पे करूँगी, ठीक है। तो मैं उसकी कॉज़ हो गई, वजह हो गई, वजह, ठीक है। और इफ़ेक्ट, या फिर गाइस हो सकता है ना कि वो बोर्ड जैसे ही लगे हो तो अदर फैकल्टी भी आते हैं ना रिकॉर्ड करने, उनको बहुत पसंद आ रहा है, उनको भी अच्छा लग रहा है, वो लोग बोले अरे हमको भी यहाँ पे रिकॉर्ड करना है करके। तो जैसे ही 5-6 फैकल्टी मिल गए सब, तो अब क्या होगा, उन लोग को बेनिफिट मिल रहा है, बोर्ड लगवाया तो मैंने था, कॉस्ट तो मैं थी, बट उसका जो बेनिफिट है वो तो सब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सब लोग यूज़ कर रहे हैं बोर्ड, मैंने मना भी नहीं किया, करो यार, यूज़ यूज़ करने की चीज़ है, सब यूज़ करेंगे तो खर्चा भी तो सब में बँटेगा ना, आलू कटेगा तो सब में बँटेगा, ठीक है? मतलब क्या होता है यार, गलत बोल दी मैं, ठीक है, जो भी होता है। कद्दू कद्दू कटेगा तो सब में बँटेगा, हाँ। ठीक है। तो अब जो बोर्ड है वो सब लोग यूज़ करने वाले हैं, तो वो लोग सब यूज़ करेंगे, बेनिफिट सबने रिसीव किया है, तो ओवरहेड भी डिस्ट्रीब्यूट सब में होगा। क्लियर? कॉमन सेंस की बात है, कुछ भी रखा नहीं है। देन गाइज़, अगर जो भी वेरिएबल खर्चा होता है ना, उसको आप हमेशा एक्चुअल के हिसाब से लेते हो, याद रखना। कोई भी वेरिएबल खर्चा होता है तो, जो वेरी होता है यूनिट से यूनिट, वो वेरिएबल खर्चों को आपको एक्चुअल में लेना है। बट गाइज़ याद रखना, कोई भी फिक्स्ड एक्सपेंसेस है, एकदम जो फिक्स हो गया है, जो चेंज नहीं हो सकता, उसको हमेशा इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के हिसाब से लेना है आपको। जितना इंस्टॉल किया है उसके हिसाब से ले लेना। क्लियर हुआ? देन गाइस, प्रेज़ेंट कैसे करोगे? अब आपको मेज़र कर लिया, आप एलोकेट कर दिए, अब प्रेज़ेंट, अब दिखावा करना है। कैसे दिखावा करेंगे? तो सबसे पहले अपन सेपरेट कॉस्ट हेड के हिसाब से इसको दिखावा करेंगे। इसको अपन सेपरेट कॉस्ट हेड के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है? या फिर अपन उसके बिहेवियर के हिसाब से रख सकते हैं। ठीक है गाइस, तो अंडर और ओवर जो भी रिकवरी होगी अपनी ओवरहेड की, उसको अपन को रिकंसाइल करना पड़ेगा, ठीक है। रिकंसिलेशन अपन पढ़ेंगे, रिकंसाइल करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर? फिर गाइस, लास्ट हमारा डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर बताएंगे। तो देखो, कोई भी सब्सिडरी ग्रांट करते हैं, कोई भी सब्सिडरी एंड ग्रांट्स रिसीव हो रही है आपको, तो आपको बताना पड़ेगा कि मुझे ये सब रिसीव हुआ है। आपकी कोई भी एबनॉर्मल कॉस्ट रिसीव हुई है, रिसीव कैसे होती है, एबनॉर्मल कॉस्ट इनकर्ड हुई है, तो आपको वो बताना पड़ेगा। कोई भी मटेरियल सिग्निफिकेंट और क्वांटिफाई, याद रखना, मटेरियल सिग्निफिकेंट एंड क्वांटिफाई, ये वाली अगर कोई बात है तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी चेंजेस होता है पॉलिसी में, जैसे कि पॉलिसी थी, उसमें कुछ चेंज हो गया,
अगर वो मटेरियल इफ़ेक्ट रखता है। याद गाइज़ मैं आपको मान के चल रही हूँ कि मैंने आपको एक बार बता दिया ये तीनों का मतलब, इसका मतलब तो आपको ध्यान है। क्योंकि सारे ठीक है गाइज़, तो सबसे पहले ये है कि अगर आप कोई भी रिलेटेड पार्टी ट्रांज़ैक्शंस करते हो, तो प्लीज़ गाइज़ लेट अस नो बाय योर डिस्क्लोज़र। ठीक है, आपको डिस्क्लोज़र देना है ताकि सबको पता चल सके कि आपका रिलेटेड पार्टी ट्रांज़ैक्शन क्या है। गाइज़ अगर आप फॉरेन एक्सचेंज में डील करते हो, तो गाइज़ प्लीज़ आप बता दो कि क्या रेट था उस समय, किस रेट पे आपने डीलिंग की है एंड और जो भी इन्फॉर्मेशन फॉरेन एक्सचेंज से रहेगा, वो सब आपको बताना है। गाइज़ अगर कोई भी पॉलिसी में चेंजेस होता है और वो मटेरियल इफ़ेक्ट रखती है, गाइज़ ये सेम पॉइंट है हमेशा की तरह वाला, ठीक है? तो आपको बताना है। सब्सिडियरी ग्रांट अगर आपको कोई मिली है, आपको कुछ भी सब्सिडियरी मिली, तो लेट अस नो गाइज़, प्लीज़ हमको बताओ बाय डिस्क्लोज़र। डिस्क्लोज़र